चलो ध्यान दो। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चार्जिंग सेक्शन से लेके बाकी सब टॉपिक्स पे बात की थी। एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। चार्जिंग सेक्शन हम देख रहे थे, सेक्शन नंबर 22। यहाँ पे हमने देखा कि जो रेंटल इनकम आ रही है उसको टारगेट किया जा रहा है इस हेड में। रेंटल इनकम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी किसी से भी आ सकती है, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टारगेट एक्चुअल रेंट को नहीं किया जा रहा है, पोटेंशियल इनकम को किया जा रहा है कि भाई एनुअल वैल्यू कितनी हो सकती है एक प्रॉपर्टी की कि रेंट इतना कमा के दे सके। तो जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि इतना रेंट तो ये प्रॉपर्टी अर्न करके दे ही देगी, उसको टैक्सेबल किया जा रहा है। एक्चुअल रेंट उससे थोड़ा अलग भी जा सकता है, वो सारी बातें हमने की थी। उसके बाद हमने देखा कि जो एनुअल वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सेक्शन नंबर 23 में आपको 3 स्टेप्स बताए। पहले एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करो, फिर जीएवी से कंपैरिजन करो या ईआर और एआर का कंपैरिजन करो, फिर लास्ट में एनुअल वैल्यू पे आ जाओ। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा कि म्युनिसिपल टैक्स आपको कंसिडर करना है। म्युनिसिपल टैक्स बॉर्न एंड पेड बाय द असेसी इन प्रीवियस ईयर। तो ओनर पे करेगा तो ही ये डिडक्शन मिलेगा, और प्रीवियस ईयर में पे हो गया होगा तो डिडक्शन मिलेगा। इसमें ये भी रहता है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स आप कभी अगर एसएमसी की वेबसाइट पे वेरा बिल भरोगे ना, तो उसमें आपको ऑप्शन दिखाता है आप एडवांस में पे कर सकते हो। मतलब जैसे आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 का पे कर रहे हो, तो आप साथ में 23-24 का एडवांस में पे कर सकते हो ना, 2 ईयर्स का एट अ टाइम। उसमें क्या होता है ना, आप एडवांस पे करते हो तो थोड़ा बहुत वो लोग आपको इंटरेस्ट या रिबेट या डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि अर्ली पे कर रहे हो तो कुछ परसेंटेज लेस हो जाता है। तो कितने लोग सोचते हैं कि चलो डिस्काउंट मिल ही रहा है तो एडवांस में भर दो, और वो भी डेट्स पे होता है। जितना जल्दी भरोगे ना उतना आपको रिबेट ज़्यादा मिलता है। 12% मिलता है, फिर बाद में कम होकर 10% हो जाता है, फिर 8% हो जाता है। तो डिपेंडिंग कि आप कब पे कर रहे हो। तो अगर आपको ये रिबेट मिल रहा है, आप एडवांस में पे कर रहे हो, तो आपने 2 साल का एक साथ पे कर दिया, आप पूरा इसी साल में क्लेम कर लो। 2 साल का पे किया ना, पूरा क्लेम कर लो। फिर आपको नेक्स्ट ईयर में कुछ भी क्लेम करने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल पेड बेसिस पे रखा है। अच्छा, किसी ने मान लो लास्ट 3 साल से वेरा बिल नहीं भरा, आउटस्टैंडिंग है, अब एक साथ 3 साल का पे कर रहा है, तो पूरा इस साल डिडक्शन क्लेम कर सकता है। रीजन, उसने पिछले 3 साल में एक भी बार क्लेम नहीं किया होगा, क्योंकि पेमेंट ही नहीं किया था तो क्लेम कहाँ से करेगा। तो पेड बेसिस पे एक क्लेम होता है। भले 2 साल का एक साथ भरोगे तो एडवांस में साथ में क्लेम कर लो, लेट पे करोगे तो जिस साल में पे करोगे तब एक साथ क्लेम करना, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये म्यूनसिपल टैक्स वाले में पॉइंट रहता है। तो 23 में हमने ये देख लिया कि 3 स्टेप्स में आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। ऑल दिस कैलकुलेशन वॉज इन केस ऑफ प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट एंड नॉट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप खुद उस घर में रह रहे हो, तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी? 0। तो स्टेप 1 2 3 कुछ गिनने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये बात हो गई। फिर हमने देखा एक प्रॉपर्टी जो आप पार्शियली लेट आउट करते हो, आधी प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, आधी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस सिचुएशन में उसको 2 यूनिट्स की तरह काउंट करेंगे। घर का जितना हिस्सा जिस रेशियो में आप गिन सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, उतना आप क्लेम कर लो। बाकी का जो होगा उसकी एनुअल वैल्यू प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर लेंगे। आपने एक भी दिन के लिए अगर अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट चला जाएगा। वो प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए डीम टू बी लेट आउट मान ली जाएगी और पूरा कंप्यूटेशन वैसे होगा। ये बात भी हमने की थी। ठीक है, तो 23 में ये सारे पॉइंट्स कवर हुए। फिर एक आ रहा था 23 सबसेक्शन 5, वो बिल्डर्स वाला। तो मैंने आपको बोला बिल्डर्स के लिए उनके जो फ्लैट्स होते हैं वो तो स्टॉक इन ट्रेड है ना, इन्वेंट्री है, उनको तो बेचने हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद भी अगर नहीं बिक रहे, वो ऐसा शो करेंगे, तो फिर वो उनकी हाउस प्रॉपर्टी मान ली जाएगी और उस पर भी उनकी टैक्सेबल इनकम या जो भी रेंटल इनकम हो सकती है उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 2 साल वाली डेडलाइन हमने देखी। तो टाइम टू टाइम आप इसको वाइंड अप कर दो, किसी को सेल कर दो, रजिस्ट्री करा लो, या सच में नहीं बिक रहे। ऐसा होता है बहुत बार जेन्यूनली कि बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें उसका फ्लैट बिक ही नहीं रहा है। रीजन कैन बी एनीथिंग, या तो वो रेट ज़्यादा मांग रहे हैं, या मार्केट में डिमांड नहीं है, या वो वास्तु वाला कोई इशू आ रहा है, या कोई फ्लोर का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी बीच में मैं ये डायमंड बुर्ज वाला जो प्रोजेक्ट बनाया अपना सूरत में, उसके बारे में पढ़ रहा था न्यूज़ पे में भी, आपने कहीं पढ़ा होगा। तो अपने होता है ना, जैसे 13 नंबर जो होता है, 13 नंबर को लकी नहीं मानते, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो काफ़ी लोग उसमें, मुझे लॉजिक नहीं पता है कि क्यों नहीं मानते, लेकिन 13 नंबर को लकी नहीं माना जाता है, ऐसा काफ़ी लोग बिलीव करते हैं। अब इस सिचुएशन में ना, डायमंड बुर्ज वाले प्रोजेक्ट में उन्होंने जो फ्लोरिंग दिया, नंबर दिया है, तो 12th के बाद सीधा 14 नंबर दिया है, 13 दिया ही नहीं। ऐसा न्यूज़ में आया था, मैं लोकल न्यूज़ में पढ़ रहा था। तो बोले 12 माले तक तो 1 2 3 4 करके 12 तक नंबरिंग है, जो एक्चुअली में 13 फ्लोर है उसको सारा शॉप नंबर और फ्लोर नंबर है ना 14 नंबर दिया, 13 को स्किप कर दिया। अब बोले ऐसा क्यों? अब फिर वही है ना कि लोग जिस सुपरस्टिशन बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हो उसमें बिलीव करते हैं, तो फिर वो 13 फ्लोर पे तो कोई परचेज ही नहीं करेगा, तो उनको रेट भी नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर्टी खाली जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर। तो बोले वो नंबर ही चेंज कर दिया, 13 रखना नहीं, डायरेक्ट 14 रखेंगे। तो ऐसे सब, और ये सब चीज़ों में क्या होता है ना, काफ़ी लोग बिलीव करते हैं ना, तो एक वो सुपरस्टिशन हो जाता है, एक ट्रेडिशन हो जाता है कि सब लोग ऐसा मानते हैं तो हम भी मानेंगे। तो फिर उस सिचुएशन में वो परचेज नहीं करेंगे। तो प्रॉपर्टी हो सकता है कि जेन्यूनली ना बिक रही हो, उस सिचुएशन में बिल्डर ये कर सकता है कि प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया। लेट आउट कर दिया तो उसे रेंट आ गया, रेंट आ रहा है, उसमें से टैक्स पे कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगी, ये सबसेक्शन 5 में
क्लियर कर दिया, ठीक है। तो 22 और 23 में सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज सेक्शन नंबर 24, उसकी बात कर लेते हैं। ये डिडक्शंस का सेक्शन है। अब देखो, एक तरफ अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो उस इनकम को टैक्सेबल किया जा रहा है। उस इनकम को कमाने में आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको मिलना चाहिए उसके सामने या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आपने 100 रुपीज़ अर्न किए, बिना पैसा इन्वेस्ट किए कोई भी इनकम अर्न करना पॉसिबल है? कुछ ना कुछ तो खर्चा हो ही रहा होगा ना, पैसे कमाने के लिए भी तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो 100 रुपीज़ अर्न करने के लिए आपका एक्सपेंस हो गया 30 रुपीज़। तो टैक्स जो लगेगा या टैक्सेबल इनकम होगी वो 100 रुपीज़ पर टैक्स लगेगा या 70 पे, ग्रॉस पे या नेट पे? नेट पे होना चाहिए ना भाई। सरकार बोलेगी आपने 100 रुपये कमाए, मतलब 100 रुपये कमाने के लिए खर्चा भी तो हो रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहा हूँ, फीस अर्न कर रहा हूँ, तो उसके सामने मेरा एक्सपेंस नहीं हो रहा है कि ऑब्वियसली हो रहा है। लाइट बिल जा रहा है, रेंट जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, जेरोक्स का खर्चा है, तो वो सब कॉस्ट भी तो लग रहा है। तो जो भी मैं रिकवर करूंगा उसके सामने जो कॉस्ट लगेगा, जो नेट अमाउंट होगा, उसी पे मैं टैक्स पे करूंगा ना, ग्रॉस अमाउंट पे थोड़ी ना पे करूंगा। तो ऑब्वियसली ये चीज हर हेड में आपको दिखने वाली है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में, उसमें भी सेम है। तो उन्होंने बोला कि जो कैलकुलेशन आपने किया, जैसे एनुअल वैल्यू की कल अपन बात कर रहे थे, तो मैं एक नंबर अज्यूम कर लेता हूँ। एनुअल वैल्यू का अपने नंबर अज्यूम कर लेते हैं, हमने स्टेप जो भी थे वो गिन लिया। सपोज 3,60,000 रुपीज़ मेरी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू आ रही है, जो मैंने लेट आउट कर रखी है या लेट आउट के लिए अवेलेबल है। अब इसके सामने सेक्शन 24 मुझे कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड कर रहा है दो क्लॉजेज में, क्लॉज ए और क्लॉज बी, और इजीली याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो ही पॉइंट्स है। पहले क्लॉज ए में उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका नाम ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का रेट है फ्लैट 30%। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्यों ये ऐसे रखा गया है? देखो, आपने इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अर्न कर ली, तो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में एज एन ओनर आपका कुछ खर्चा हुआ होगा, पूरे साल में 1 रुपया भी नहीं लगा होगा, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस लगा होगा, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये वो। टेनेंट ने बोला भाई ये सब चीज़ें डैमेज हो गई, रिपेयर करा दो, उसमें कुछ खर्चा हो गया। सोसाइटी का मेंटेनेंस आपने पे किया, डेप्रिसिएशन भी लग रहा है प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि हम आपको इसके सामने एक्चुअल एक्सपेंसेस का डिडक्शन देने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हर किसी के एक्सपेंस वेरिएबल होंगे, फिर वहाँ पे कोई बड़ा चढ़ा के खर्चे दिखा के ये सारी टैक्सेबल इनकम को कम कर देगा। बोले हम एक परसेंटेज में आपको डिडक्शन दे देते हैं, दिस इज लमसम। परसेंटेज कितना फिक्स कर दिया? 30%। तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू आ रही है उसमें से 30% खर्चा आप माइनस कर दो, उसमें आ गया, सब कुछ आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, मेंटेनेंस आ गया, रिपेयरिंग आ गया, ये सारे खर्चे आ गए। इसके अलावा और कुछ आपको एक्चुअल बेसिस पे मिलने वाला नहीं। अब आपका खर्चा एक्चुअल में 5% हुआ हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, 50% हुआ हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। फ्लैट डिडक्शन दे दिया, मतलब सबके लिए एक फिक्स रेशियो करके। तो ये पहला डिडक्शन है 24 क्लॉज ए में, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ से आप इतना अमाउंट लेस कर दो 30%, कितना बचेगा बताओ ना? बाकी 30% मतलब 1,08,000 होगा, और रिमेनिंग जो बचेगा वो आएगा 2,52,000। तो अभी तक ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन ये भी फाइनल नहीं, इसमें से और भी कुछ चीज़ें लेस होने वाली। 24 क्लॉज बी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रियलिस्टिक, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। बात हो रही है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी खरीदने में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, लाखों रुपए लग जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो लाखों रुपए किसी के पास होते नहीं है ऑन पेपर। अभी इतने सारे पैसे घर पे पड़े हैं, प्रॉपर्टी जाके खरीद ली, बैग भर के पैसे लेके गया, गूगल पे कर दिया, प्रॉपर्टी परचेज कर ली, वो तो होने वाला नहीं। ऑब्वियसली आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा बोरो किया होगा। तो बैंक लोन इज अ वेरी कॉमन थिंग जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो। अब बैंक लोन फ्री में तो मिल नहीं रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो जा रहा है। अब देखो, बैंक से पैसा उधार लिया, उससे प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे दी, तो रेंटल इनकम आई। बट ये रेंटल इनकम अर्न करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का कॉस्ट बेयर करना पड़ा। तो कमाने के लिए किया हुआ खर्चा है ना, तो उसका डिडक्शन तो मिलना ही चाहिए। आ रहा है समझ में? तो 24B में उन्होंने इस इंटरेस्ट की बात की है कि आपको डिडक्शन कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, वो हमें डिस्कस करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज आपने लोन का अमाउंट जो बैंक से बोरो किया, इट इज 25 लाख रुपीज, ठीक है। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली इट इज 9% पर एनम। अभी नियर अबाउट इतना होम लोन का रेट चल रहा है, वेरी होता रहता है। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो अराउंड 15 ईयर्स का आपका लोन का ड्यूरेशन है, स्टैंडर्ड है। होम लोन में 15 साल का यूजुअली ड्यूरेशन रहता है। और जो EMI आ रहा है मंथली जो आप पे कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली इट इज 30,000 रुपीज़, ठीक है, ये पता चल गया। तो 30,000 रुपये महीने का EMI आ रहा है, और ये आपका लोन का पूरा स्टेटस है कि कितना आपने बोरो किया, कितना नहीं। अब ये हर महीने जो आप EMI पे कर रहे हो ना, उसमें एक पोर्शन प्रिंसिपल है और एक पोर्शन इंटरेस्ट है। लास्ट टाइम जिन्होंने ग्रुप 2 अटेंड किया था, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कैलकुलेशन करवाया था कि भाई ये कैसे डिवाइड होते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं वापस एक बार गिनवा दूंगा, जिनका बाकी है उनको भी आइडिया आ जाएगा।
तो इसमें एक पोर्शन आपका प्रिंसिपल रीपे हो रहा है और एक पोर्शन आपका इंटरेस्ट का जा रहा है। अब क्या होता है ना, हर महीने आप जो अमाउंट पे करोगे वो 30,000 तो फिक्स है, बट ये प्रपोर्शन चेंज होता रहेगा। सपोज पहले मंथ में ऐसा कुछ है कि 25,000 आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जा रहा है, तो प्रिंसिपल रीपे कितना हो रहा होगा, 5,000। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पे करते जाओगे वैसे वैसे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता जाएगा और रीपेमेंट बढ़ता जाएगा। तो टोटल आप 30,000 ही पे करोगे एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, लेकिन उसमें प्रपोर्शन चेंज होता जाएगा। पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट आप पे कर रहे हो पूरे साल का कुछ अमाउंट बनेगा, वो खर्चा आपको यहाँ पे क्लेम करने को मिल रहा है। अब बोले सर ये पता कैसे चलेगा, बैंक वाले आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। जिस बैंक से आपका लोन चल रहा है वो आपको एक लोन स्टेटमेंट, एक रीपेमेंट शेड्यूल की कॉपी दे देते हैं। उसमें बता देते हैं कि भाई आपने जो 30,000 के 12 EMI भरे पिछले साल में, उसमें इतना इतना प्रिंसिपल गया, इतना इतना इंटरेस्ट हमने चार्ज किया, ये टोटल आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है और आप यहाँ 24B में क्लेम कर सकते हो। ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, हर बैंक आपको ईयर एंड पे प्रोवाइड कर देती है। अभी तो मोबाइल ऐप पे भी आप उनके डाउनलोड कर सकते हो, तो इमीडिएट आपको अमाउंट वहाँ से मिल जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे क्लेम करना। कंडीशन समझ आ रही है क्या हो रहा है, इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब ये जो इंटरेस्ट वाले अमाउंट की अपन बात कर रहे हैं, क्लेम करने की बात कर रहे हैं, क्या इस पर कोई लिमिट है या कितना भी क्लेम कर सकते हैं, वो क्लियर करना है। दो पार्ट्स में इस चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट पे है, मतलब रेंट पे दे रखी है, जैसे ये सिचुएशन में हो रहा है, तो आपने एक्चुअल में जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर किया है ना, आप पूरा यहाँ पे क्लेम कर लो, कोई डिनाई नहीं कर रहा, कोई लिमिट नहीं। आपका टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का 2 लाख लगा है, 2 लाख क्लेम कर लो, 5 लाख लगा है, 5 लाख क्लेम कर लो, भले ये लॉस में चला जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट नहीं है। क्योंकि जिस प्रॉपर्टी से आप सरकार को इनकम कमा के दे रहे हो, उसके पीछे जितना भी खर्चा होगा ना, आपको पूरा क्लेम करने को आइडियली मिलना चाहिए। तो लेट आउट वाली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं, जितना अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ये फर्स्ट इंस्टेंस हो गया। दूसरी सिचुएशन है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली, जैसे होम लोन हो गया। अब ये मैं होम लोन के हिसाब से बात कर लेता हूँ कि अगर मैंने अपना घर खरीदा और उसके लिए मैंने इतना लोन लिया और ये सारी सिचुएशन है, अब इसमें क्या होगा ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कितनी होगी, पहले वो बता दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मेरा खुद का घर है, उसकी एनुअल वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो कुछ कमाई तो हो नहीं रही ना प्रॉपर्टी से, मैं अपने घर से तो कोई पैसे कमा के सरकार को दे नहीं रहा हूँ, तो उस पर उनको कोई टैक्स मिल रहा है, बट इसके सामने उनको मुझे डिडक्शन देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 24A का डिडक्शन तो बनता ही नहीं हो, तो 30% ऑफ 0 दैट इज 0। अब 24B इंटरेस्ट की बात करें, ये जो मैं बैंक को पे कर रहा हूँ, इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मुझे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट ओनली, अनलिमिटेड डिडक्शन नहीं दे सकते। वो लिमिट कितनी लगा दी उन्होंने, ये बोला है 2 लाख रुपए। ये सेक्शन लिखी हुई है 24B में मेंशन किया हुआ है, 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट डिडक्शन ऐसी सिचुएशन में मैं क्लेम कर सकता हूँ। अब इसमें क्या होगा, इनकम 0 और खर्चा 2 लाख रुपए, तो नेट क्या आएगा, लॉस आएगा कि प्रॉफिट आएगा, लॉस आने वाला है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लॉस में आएगी, नेगेटिव आएगी, दैट इज 2 लाख रुपीज। आ रहा है समझ में, ये लॉस को आप क्लेम कर सकते हो, इस पर आप टैक्स बचा सकते हो। वो कैसे हो बता देता हूँ। जैसे मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एक्चुअली मेरे होम लोन का ही डेटा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये लोन का अमाउंट है, ये ड्यूरेशन है, और ये EMI जो हर महीने मुझे पे करना है। अब इसमें जो मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट जा रहा है वो पूरे साल का डेटा मुझे मिल जाता है। इसमें अगर 2 लाख रुपीज से ज़्यादा इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम 2 लाख ही क्लेम करने को मिलेगा, उससे ऊपर नहीं। अब सिचुएशन क्या है, अब कैलकुलेशन अगर हम देखें तो कैसे होगी समझ लेना। एक बार ये हटा देता हूँ। अब इसमें ऐसा है, 5 हेड्स की मेरी जो इनकम होगी, 5 हेड्स प्लस क्लबिंग, वो अपने को टोटल इनकम का कंप्यूटेशन पता है, ये सब मिला के सपोज मेरी इनकम हो रही है 7,50,000 एन्युअली। ठीक है, अब इसके सामने मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ना मेरा लॉस आ रहा है, कितना, 2 लाख रुपए। ये पूरा 2 लाख रुपए मैं यहाँ से क्लेम कर सकता हूँ, लॉसेस के नाम पे सेट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है ना, 5 हेड्स क्लबिंग सेट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, 5,50,000। अब डिडक्शंस बाकी है। अब मैं क्या करूँगा, 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो भी लेस हो जाएंगे यहाँ से। फाइनली क्या बचेगा, 5 लाख। ये हो गई मेरी टोटल इनकम। अब टैक्स कितना आएगा, 0। समझ आ रहा है, तो 2 लाख रुपए ने बहुत हेल्प की ना मेरी, इसकी वजह से मेरी टोटल इनकम इतनी रिड्यूस हो गई कि मैं टोटल इनकम को 5 लाख तक लेके जा पाया और टैक्स लायबिलिटी हो गई 0। तो ये 2 लाख रुपीज़ जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे उसका टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। इसका पता है दूसरा इफेक्ट क्या है, अपने ग्रुप 2 में जो फाइनेंस में पढ़ रहे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वो सब, तो जिन्होंने पढ़ा है आपको एक चीज़ ध्यान आ रही होगी, मैं बताता हूँ। ऐसा कुछ पढ़ा, याद आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ये वाला आपको ध्यान होगा। इंटरेस्ट का रेट मेरा कितना, 9% है ना, बट उस पर टैक्स सेविंग भी तो हो रहा है। एवरेज अगर मैं मान लो कि 20% टैक्स सेविंग हो रहा है, तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 7.2 हो गया। ये समझ आया, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, इतनी कोई टेक्निकल बात नहीं है। 9% पे ब्याज भर रहा हूँ, 2 लाख रुपए भरा, बट उसके सामने मुझे यहाँ टैक्स बचाने को भी तो मिल गया।
अगर ये 2 लाख नहीं भरता तो 7.5 लाख पे टैक्स ज़्यादा आता, 2 लाख पे कर दिया तो टैक्सेबल अमाउंट कम हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरा टैक्स सेविंग भी तो हो रहा है। तो सपोज 20% के एवरेज रेट से अगर मेरा टैक्स सेव हो गया तो मुझे ये इंटरेस्ट रेट 9% नहीं पड़ा, टैक्स बचाने के बाद इफेक्टिव रेट मेरा 7.2% ही हो गया, ऐसे गिना जाता है कि भाई नेट कॉस्ट मेरा यही है। तो ठीक है, 7-7.5% पे अगर पैसा यूज़ करने को मिल रहा है और अपनी प्रॉपर्टी बन रही है, अफोर्डेबल है, तो ठीक है मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे 24B में मिल रहा है अगर मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट इतना ही मिलेगा। अगर मेरे साल का पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट सपोज 2,20,000 हो गया तो मैं 2,20,000 क्लेम नहीं कर सकता, 2 लाख ही क्लेम कर सकता हूँ। ऊपर का 20,000 वेस्ट हो गया, वो पे मैंने किया है लेकिन उसका कोई टैक्स बेनिफिट मुझे मिलने वाला नहीं। आया समझ में? इसलिए कितनी बार ना लोग प्रॉपर्टी लोन पे लेते हैं, भले पैसा होता भी है ना तो भी लोन पे लेते हैं। आपने सुना भी होगा बोले इसके इतने पैसे हैं फिर भी लोन ले रहा है। तो लोन लेना ना कोई ऐसा नेगेटिव डिसीजन नहीं है। अगर आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं, और अच्छी बात है ना, फंड्स पड़े हैं तो सिक्योरिटी में रखो, आप लोन ले लो, जितना भी आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हो उतना आपको टैक्स तो बचा के दे ही रहा है। और एक चीज़ ये भी है कि कभी इमरजेंसी में ऐसा हुआ कि आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो उतनी इन्वेस्टमेंट्स तो आपके पास है ही, सेविंग्स में से भी तो आप रीपे कर ही सकते हो। तो बहुत लोग ये टैक्स सेविंग के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि भाई 7% पे पैसा यूज करने को मिल रहा है तो कोई बहुत महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इट इज ओके, तो लोन ले लेते हैं। तो वो अपना अपना फाइनेंशियल कैलकुलेशन सबका रहता है, क्लियर। लेकिन आप ये टोटल देखोगे ना तो ये कॉस्टली पड़ जाता है। देखो मैंने आपको बोला 15 ईयर्स का लोन है, तो 15 ईयर्स का लोन है मतलब टोटल ईएमआई कितने हो गए, 180 हो गए, 180 ईएमआई 30,000 ईच, कितना रीपेमेंट हो रहा है टोटल 15 साल में। मतलब 25 लाख का लोन लिया है तो अगर मैं 15 साल तक लोन भरता रहूंगा तो मुझे कितना रीपे करना पड़ेगा, 54 लाख। पता चल रहा है, 25 लाख रुपए लिए हैं और चुका रहा हूँ सामने 54 लाख, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत महंगा है, लेकिन 15 साल का टाइम भी तो मिल रहा है। बैंक वाले बोलेंगे अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आज के आज 25 लाख रुपए भर दो। भाई नहीं है मेरे पास, मैं 30,000 हर महीने भर रहा हूँ, वही कैसे भर रहा हूँ मुझे पता है, 25 लाख कहाँ से लाऊंगा। तो भाई जब आप पैसा यूज़ कर रहे हो हमारा और थोड़ा थोड़ा पे करने का आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो हम भी तो सामने इंटरेस्ट जो है आपसे अर्न करेंगे, तो फिर वो अमाउंट जो इतने साल में डबल से भी ऊपर चला जाता है। तो लोन उस हिसाब से आप देखोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। आया समझ में? बोलो ये कैलकुलेशन में कोई डाउट? एक्चुअल प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है तो जितना भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट जा रहा है पूरा क्लेम कर लो। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। अब इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको सेक्शन में दे रखी है। उसमें बोला कि जो लोन की आपकी डेट होगी ना, सैंक्शन डेट, वो 1 अप्रैल 99 या उसके बाद की होनी चाहिए, ऐसा लिखा है। देख लो थियरी में एक बार, वो चार्ट बना हुआ है उसमें, पेज नंबर 51 पे मिला। वहाँ पे क्या बोला है, आपने लोन लिया फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपने जो लोन पास करवाया था ये 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद का होना चाहिए, तो 2 लाख रुपए का आपको क्लेम मिलेगा। अरे ये बहुत पुरानी डेट नहीं हो गई आज के रेफरेंस में, 2023, 1999, अपने तो थे भी नहीं ना तब, इतनी पुरानी डेट है ये। तो तब की बात अभी क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि 15 ईयर्स का लोन है, ये स्टैंडर्ड है। होम लोन लोगे तो बाई डिफॉल्ट बैंक वाले 15 साल का आपका ईएमआई फिक्स कर देंगे। आप उनको बोल सकते हो कि मुझे 10 साल में रीपे करना है, तो ऑप्शन होता है। लेकिन आप बोलो मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए कि भाई 30,000 मंथली इज कॉस्टली फॉर मी, थोड़ा और कम हो जाए, भले ड्यूरेशन बढ़ा दो, तो 15 का 20 साल भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 30 ईयर्स तक जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट 30 ईयर्स, ये पॉइंट यहाँ पे आज भी रेलेवेंट है। किसी का लोन 1999 2000 का चल रहा होगा, उसने 30 साल का लोन लिया होगा, तो अभी 30 साल खत्म का हुआ, चल रहा है ना वो ड्यूरेशन। तो ये 1499 अभी स्टिल रेलेवेंट है जब तक ये 30 ईयर्स पूरे नहीं हो जाते। बाद में डेफिनेटली इसके अंदर अमेंडमेंट आएगा एक पॉइंट पे, और ये 99 को आगे बढ़ा के 2005, 10 या 11 कुछ करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं होगा। एटलीस्ट 5 साल तो इसकी नीड नहीं है, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है वो कब चेंज करते हैं। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, किसी का लोन इससे पहले का सैंक्शन हुआ 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो बोला है कि जो 2 लाख की लिमिट हम बोल रहे हैं ना कब से, वो कितनी हो जाएगी, सिर्फ 30,000। ठीक है, उस टाइम के इन्फ्लेशन और सबके हिसाब से 30,000 वॉज इनफ। 99 के बाद इन्होंने बोला कि भाई आप 2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो। तो पुराना लोन होगा तो उसमें नुकसान जाएगा, तो 2 लाख रुपए क्लेम नहीं कर पाओगे, सिर्फ 30,000। इतना पुराना पॉइंट अब एमसीक्यू में यूज हो ये थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत साल हो गए, तो मोस्टली यही आएगा। लेकिन फिर भी डेट पता होनी चाहिए क्योंकि सेक्शन में अभी भी लिखी हुई है। ये 2 लाख की लिमिट भी टाइम के साथ साथ बढ़ी है। इसके पहले 150 थी, उसके पहले 120 थी, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ वो ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं वैसा। ओके, फिर इसमें बोला है अगर आपने रिपेयर करवाने के लिए लोन लिया, घर में कुछ रिपेयरिंग का काम करवाना है उसके लिए लोन ले रहे हो, उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा। वो डिडक्शन कितना है, फ्लैट 30,000 एन्युअली, उससे ऊपर नहीं जा सकता। इसमें 2 लाख और 30,000 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, सिंगल कंडीशन। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया? 24B क्लियर हुआ? तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है, अपने कल जो गिन रहे थे वो उसी बेस पे चल रहा है कि पहले आपने सेक्शन 23 के हिसाब से एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की, उसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए। एनुअल वैल्यू आ गई, उसमें से 24A का आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया 30%, और 24B में अगर आपने लोन पे लिए प्रॉपर्टी तो उसमें इंटरेस्ट का कॉस्ट माइनस कर दिया, और ये फाइनली बचा
जो अमाउंट आया दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इनकम है, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है, लॉस आ रहा है तो आप अपनी इनकम के सामने उसको सेट ऑफ कर सकते हो। सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, सबके सामने लेस हो जाता है और आपको यहाँ टैक्स सेविंग मिल जाएगा जैसे अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो आप कोई कन्फ्यूजन? क्लियर ही समझ आ गया? तो ये कंडीशन थी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के लिए डिडक्शंस को लेके। बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स है वो कंप्लीट करते जाते हैं। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने देख लिया। इसके साथ बोला हुआ है अगर आपने लोन लिया है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन्होंने दो टर्म्स यूज किए, लोन फॉर एक्विजिशन, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, मतलब खाली जमीन खरीदी है, लोन ले लिया, अब बैंक के पैसों से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हो, तो बोला ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की डेडलाइन रहेगी दैट इज 5 years। जिस दिन लोन लिया ना वहां से 5 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा कर देना, और 5 साल मोर देन इनफ टाइम हो गया। आप कितना भी महंगा बंगलो बना लोगे 5 साल में तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है, इसलिए लिमिट यहाँ पे मोर देन इनफ है। एमसीक्यू के लिए ये कंडीशन खाली याद रखनी है। इस पॉइंट पे कोई कैलकुलेशन वाला सम नहीं आता, पूछेंगे तो डायरेक्ट ड्यूरेशन पूछ लेते हैं कि भाई कितने साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये भी पहले 3 years था, इसको अमेंड करके इन्होंने 2-3 साल पहले बढ़ा दिया तो 5 years हो गए। आगे देख रहे हैं, एक पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑलवेज कंसिडर्ड ऑन ड्यू बेसिस एंड नॉट ऑन पेड बेसिस। ये भी अच्छा पॉइंट है प्रैक्टिकल। अभी अपने म्यूनसिपल टैक्स की बात कर रहे थे, कल भी वो पॉइंट देखा, वहाँ हमने क्या देखा, बोर्न एंड पेड बाय द असेसी इन प्रीवियस ईयर। अगर आपने एक्चुअल में म्यूनसिपल टैक्स पे किया है तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वहाँ पे ये बात हो रही थी। इंटरेस्ट वाले पॉइंट में दूसरे तरीके से बोला, यहाँ पे बोला अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, पे करना बाकी भी है ना, तो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो बोले ऐसा क्यों? देखो बैंकिंग सिस्टम है, म्यूनसिपल टैक्स में तो क्या है, आप पे करने जाओगे तो ठीक है, नहीं जाओगे तो नोटिस भेजते रहेंगे, दुकान सील कर देंगे, घर सील कर देंगे, वो सब होगा। कितनी बार तो क्या लोगों की प्रॉपर्टी बंद पड़ी होती है, वो सील करके जाते फिर भी फर्क नहीं पड़ता। बोले मुझे वैसे ही प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, तो अभी सील करके चले भी गए तो क्या फर्क पड़ गया, शॉप तो बंद पड़ी है। अब जब मुझे काम होगा तब जाके पैसे भरूंगा, इंटरेस्ट के साथ भर दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, तब तक तो पैसे यूज करूं। तो कितने लोग इंटेंशनली पे नहीं करते, बोले बाद में देख लेंगे, या फिर क्या होगा जो टेनेंट आएगा ना उससे वसूल कर लेंगे, ऐसा सब भी होता है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे जब हम होम लोन की बात कर रहे हैं, तो होम लोन तो मैंने बैंक से लिया हुआ स्टैंडर्ड लोन है। अगर मैं ईएमआई नहीं पे करूंगा तो वो काम रिस्की हो जाएगा, मेरा सिविल रेटिंग खराब होगा, उसके बाद बैंक वाले नोटिस भेजेंगे, घर खाली करा देंगे, सील कर देंगे। तो यूजुअली होम लोन के ईएमआई लोग बाउंस नहीं करते। तो ये तो एक पॉइंट है जो डेटा ऑलरेडी सजेस्ट करता है। अब इसमें पॉइंट क्या है वो देखो, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, मेरा अप्रैल 2022 का ईएमआई है, तो पे कब होगा? अप्रैल खत्म होने के बाद पे होगा, अप्रैल शुरू होने से पहले पे हो जाएगा? यूजुअली ईएमआई कब पे होता है? जनरल सिस्टम ये है कि अगले महीने पे होता है। तो अप्रैल मंथ का जो ईएमआई है वो मैं पे करूंगा मई मंथ में, और फर्स्ट वीक में यूजुअली पे हो जाता है, या तो फर्स्ट डेट को होगा, या सेकंड को होगा, फिफ्थ होगी, सेवेंथ, या मैक्सिमम 10th। 10 तारीख के अंदर अंदर तो ईएमआई पे हो ही जाता है। अच्छा, मई महीने का ईएमआई कब पे करूँगा? वो जून में पे होगा। अब ये ट्रेंड चलता जाएगा, अपने चलते हैं आखिरी मंथ पे। मार्च का ईएमआई कब पे होगा? अप्रैल में पे होगा। अब देखो इस सिचुएशन में फाइनेंशियल ईयर बदल गया ना, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका ईएमआई मेरा पे होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो एज ऑन 31 मार्च क्या दिखेगा पता है? कि ये जो पूरा साल है ना, इसमें से 11 ईएमआई जो है वो पे हो गए, एक ईएमआई अभी भी पे होना बाकी आउटस्टैंडिंग है। तो फिर डिपार्टमेंट अगर इसको पेड बेसिस पे रखता तो आपको 11 ईएमआई का इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाता, ये एक रह जाता। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये एक परमानेंटली थोड़ी ना रह जाता, ये आपने अप्रैल में तो पे कर ही दिया ना, तो अगले साल के साइकिल में ये वाला क्लेम करते, फिर अगले साल के साइकिल में भी वो बाकी 11 ही मिलते। तो अननेसेसरी ये चीज़ हो रही है जिसकी कोई नीड नहीं है। टोटल तो 12 ईएमआई आपको मिलने ही वाले हैं, लेकिन एक पिछले साल का और 11 इस साल के, फिर अगले साल वापस वही स्टोरी, एक पिछले साल का 11 इस साल के, तो टोटल तो 12 हो ही रहे। तो बोले कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, ईएमआई हर कोई भरता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है, बोले रूल सिंपल कर दो, इंटरेस्ट का डिडक्शन पेड बेसिस पे नहीं ड्यू बेसिस पे क्लेम कर लेना। मतलब जैसे ये मार्च खत्म होगा ना, 31 मार्च को आपका ईएमआई ड्यू तो हो जाता है, लेकिन अकाउंट से पैसे कब कटते हैं? अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो आप ड्यू बेसिस पे क्लेम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 महीने का पूरा ईएमआई जो भी आपका आएगा, उसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो आप डायरेक्टली क्लेम कर लेना, उसमें कोई पेड बेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं। ये कन्वीनियंस के लिए पॉइंट रखा है और कुछ भी नहीं। आ रहा है समझ में? तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, नॉट ऑन पेड बेसिस, ऑन ड्यू बेसिस। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस पे कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू भी आएंगे। मैं एग्जांपल वैसे ही फ्रेम कर रहा हूँ जैसे एमसीक्यू आते हैं, तो इजीली समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है एक बार देख लो। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपने लोन लिया,
और प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं की, रेडीमेड प्रॉपर्टी बाई नहीं की, आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो सिचुएशन जो ऊपर अभी 5 साल वाला पॉइंट अपन देखते थे उससे कनेक्टेड है। तो डेटा फ्रेम कर लेते हैं। डेट ऑफ लोन, जिस दिन आपका लोन पास हुआ, दिस इज 1 जुलाई 2020, इस दिन आपने बैंक से लोन सैंक्शन करवाया और आपको पैसे मिल गए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया आपने। अब जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है, ये बात अपन कर रहे थे, प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है, एसएमसी वाले एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि इस डेट से प्रॉपर्टी कंप्लीट मानी जाएगी, अब रहने लायक है, कोई भी इसमें जाके रह सकता है। तो दैट इज द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये डेट अज्यूम कर लेते हैं 15 जनवरी 2023, इस दिन आपकी बिल्डिंग या जो घर है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है वो कैसे क्लैरिफाई करें, सेक्शन की लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसा बोला, कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ लोन, जिस दिन लोन सैंक्शन कराया उस दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, ऐसा मान लिया जाता है। तो स्टार्टिंग डेट तो यही होगी 1 जुलाई 2020, लेकिन जो एंडिंग डेट है उसके लिए ऐसा बोला, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ उसके जस्ट पहले वाला जो 31 मार्च होता है, दैट इज द एंड पॉइंट। अब ये है आपकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट। अब मुझे बताओ, इससे पहले 31 मार्च कौन सा आया था, 23 या 22 या 21? 22 आया होगा। इससे पहले वाला 31 मार्च, दैट इज 31 मार्च 2022। तो दिस इज द लास्ट डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन पीरियड सही से डिफाइन करना जरूरी है, तो आगे का सारा कैलकुलेशन सही होगा। तो ये आपका डेटा 1 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 2022 आया समझ में। सेक्शन की लैंग्वेज क्या बोलती है, जिस दिन कंप्लीशन हुआ, सर्टिफिकेट इशू हुआ, सर्टिफिकेट की जो डेट है उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च, दैट इज द एंड ड्यूरेशन या एंड डेट ऑफ योर कंस्ट्रक्शन पीरियड, वैसा। अच्छा, इसमें अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट 31 मार्च ही होती तो इसमें क्या होता, बोलो। अगर ये डेट होती 15 जैन के बदले, इस पे कुछ फर्क पड़ता या सेम रहता? सेम रहता। सेक्शन में ऐसा लिखा है, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ उसके पहले वाली 31 मार्च, ऑन और बिफोर नहीं लिखा है, बिफोर ही लिखा है। तो अगर एग्जैक्ट 31 मार्च को भी अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है तो भी पिछली 31 मार्च ही मानी जाएगी और ये वाला पूरा ईयर उसमें काउंट नहीं होगा, वैसा। ये अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू में कहीं आ गया ना, फिर अपने वो ऑन और बिफोर वाला भूल गए, बोले हाँ 31 मार्च है तो यही लास्ट हो गया ना, बिफोर लिखा है। ऑन और बिफोर लिखा होता तो अभी यहाँ पे 23 हो जाता इस केस में, लेकिन बिफोर लिखा है तो स्ट्रिक्टली आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड यही रहेगा। तो ये दो इंस्टेंसेस हो गए, आप इसको नोट कर लो एक बार इतना, फिर मैं आगे बता देता हूँ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकेंड हो गया। आंसर दोनों में सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ तक कंडीशन क्लियर, कुछ क्वेरी इसमें समझ आ गया। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं वो आगे आप रिलेट करते जाओ इसको। कंस्ट्रक्शन पीरियड जो आपका ये ड्यूरेशन डिसाइड हुआ, आपने लोन तो इसी दिन सैंक्शन करवा लिया था, बैंक से पैसे मिल गए थे, उन्होंने ईएमआई चार्ज करना या इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया होगा, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का वेट कर रहे होंगे। बैंक वाले बोले यार अभी तो आपने लोन लिया है, इतनी क्या जल्दी, आराम से घर वर बनाओ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, सर्टिफिकेट आ जाए, हाउस वार्मिंग पार्टी रखना, हमें भी बुलाना, खाना वाना खाएंगे आराम से, अगले महीने से ईएमआई स्टार्ट होगा, टेंशन मत लो। तो इतने टाइम तक वो ईएमआई चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा होने वाला है? ये तो होगा नहीं। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो उन्होंने नेक्स्ट मंथ से ही चार्ज करना शुरू कर दिया होगा। पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट आप यहाँ पे पे कर रहे हो उसका आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलना चाहिए, जैसे अभी लास्ट सम में अपने कैलकुलेट कर रहे थे। बट वो डिडक्शन तभी मिलेगा ना जब घर कंप्लीट होगा, अभी तो घर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्टेंस तो यहाँ से डिफाइन होगा। तो फिर पहले से आपको डिडक्शन किस बेस पे दे दे जब प्रॉपर्टी नहीं है अभी। तो इसमें ये बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है, आपने पे कर दिया होगा, लेकिन उसका डिडक्शन आपको इस डेट के हिसाब से या इसके बाद मिलेगा। तो वो कैलकुलेशन देखना है कि गिनते कैसे। तो मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पे कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा होगा, फिर अपने कैलकुलेशन देख लेते हैं। और रेफरेंस में मैं ये एक ही डेट ले रहा हूँ, दो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, तो अपना ड्यूरेशन यही रहेगा। जो लोन का अमाउंट है, लेट इट बी 20 लाख रुपीज, जो आपने बोरो किया था इस डेट पे, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो इट इज 8% पर एनम, और ड्यूरेशन का ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े लॉन्ग टर्म होगा। कंडीशन ये है कि आपने इस ड्यूरेशन में सिर्फ इंटरेस्ट चुकाया है, प्रिंसिपल रीपे नहीं किया, वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट पेमेंट कितना। तो यहाँ पे अपने सिंपल रखेंगे कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट ही किया है हमने इस ड्यूरेशन में और कोई प्रिंसिपल रीपे नहीं किया। अगर आप इस हिसाब से गिनोगे तो एक साल का आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, एक साल का एनुअली इतना हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट का कॉस्ट। अब हमें ये देखना है कि जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है हमारा, इसमें हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। ये तो मैंने एनुअल लिखा है, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है ये 1 ईयर तो नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। इस ड्यूरेशन में हमने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथ वाइज गिनना पड़ेगा क्योंकि जुलाई से स्टार्ट हो रहा है,
तो आप गिनो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 22 तक कितने मंथ्स हो रहे हैं। इसको आप ईयर वाइज भी वैसे डिवाइड कर सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 1 जुलाई 20, 31 मार्च देख लो ना कौन सी आ रही है 21, और उसके बाद 31 मार्च 22, ये आगे डेडलाइन। ये तो 12 महीने पूरे हो गए, और ये वाले कितने हो रहे हैं 9 मंथ्स होंगे। अप्रैल मई जून को एक्सक्लूड कर दो 9, तो टोटल कितने हो गए 21 मंथ्स हो गए। तो इस रेट से 21 मंथ्स का अगर हमें इंटरेस्ट गिनना हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं कितना इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। गिनो, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 20 lakhs इंटू 8% इंटू 21/12, ये स्कूल में गिनते थे ना मैथ्स में अपने, कितना हो रहा है 2,80,000। तो मैथ से सब जो अपनी दुश्मनी थी ना वो भी भारी पड़ती है ना? ये सब कैलकुलेशन किया हुआ है आपने 6-7 स्टैंडर्ड में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही वाला पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। बट ये सब में भी बच्चे घूम जाते थे बचपन में, पता नहीं कहाँ से आ रहा है 21/12, और ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, आज भी लगता है, ऐसी कोई फर्क नहीं है। तो 2,80,000 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया ये कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो ये जो अमाउंट आया उसको अपने बोलेंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर ये। अब ये इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो ऑलरेडी इतने ड्यूरेशन में हर महीने, लेकिन इसका डिडक्शन अभी तक मिला नहीं है। बोला डिडक्शन कब से मिलेगा और कितना मिलेगा वो समझ लो। पहले तो इन्होंने ये बोला कि डिडक्शन पूरा एक साल में एक साथ नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके क्लेम करना। बोला कितने इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर सकते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 साल में डिवाइड हो गई, एक साथ क्लेम करने को नहीं मिलेगा। इसको आप डिवाइड बाई 5 करो, कितना है 56,000। तो 56,000 रुपीज़ का डिडक्शन आप एनुअली क्लेम करो और अगले 5 साल तक क्लेम करते रहो, तो एट दी एंड पूरा आपको क्लेम करने को मिल जाएगा। बोले कौन से ईयर से क्लेम करना स्टार्ट करें वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बात कर लेते हैं अपने एवाई के टर्म्स में बात करते हैं। इनकम टैक्स में हमने देखा असेसमेंट ईयर जो है वो अपना रेफरेंस पॉइंट होता है, कौन से एवाई से ये डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। अब उसके बारे में आपको बता देता हूँ सोचना कैसे। इसके लिए आपको ये रेफरेंस डेट लेनी पड़ेगी, जिस दिन एक्चुअली में आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया। ऑन पेपर आपके प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस इस डेट से माना जाता है, इसके पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आप ये देख लो कि ये वाली डेट कौन से प्रीवियस ईयर को बिलोंग करती है, मुझे बताओ ये डेट कौन से प्रीवियस ईयर को बिलोंग करती है 22, 23। अच्छा, इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट कब करेंगे हम 23, 24, समझ आया। दिस इज द फर्स्ट एवाई जब से आप ये 56,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एवाई। और ये डिडक्शन आपको कितने साल तक मिलता रहेगा, 5 साल तक। तो ये फर्स्ट है, कॉन्जिक्यूटिवली बाकी के और 4 एवाई आप इंक्लूड कर लो तो अपने आप पूरा क्लेम करने को मिल जाएगा। तो 23, 24 है, 24, 25 और ये लास्ट 27, 28। तो ये 5 साल के अंदर पूरा आपको क्लेम करने को मिल जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन होता है कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका इंटरेस्ट, उसका डिडक्शन कौन से एवाई से मिलेगा। एमसीक्यू में आपको ऐसे ही डेटा दिया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़। आप आराम से लिख लो, नोट कर लो, फिर आगे का टॉपिक देख लेते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें तो बोलो। क्योंकि ईयर्स में काउंट करते हैं ना इसीलिए। तो ये 21 मंथ्स है। रीज़न, ये 8% जो आप गिन रहे हो ना, ये रेट पर एनम है, ये एक साल का रेट है। तो 8% तो एक साल पे लगा रहे हो आप। अब ये मंथ में है, ये ईयर में है, तो मिसमैच हो जाएगा ना वो चीज़। तो आपको या तो 8% को मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.75% आएगा। तो फिर ये नीचे 12 नहीं लेना है। या फिर आप अगर इसको 8% पर एनम के हिसाब से गिन रहे हो तो 21 मंथ्स कितने ईयर के बराबर होते हैं, आपको वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 12 करने का मेरा पर्पस ही वही है, 21 मंथ्स। और ये जो मैंने किया 21/12, ये ईयरली प्रेजेंटेशन हो गया। 21/12 जितना भी आएगा वो नंबर ऑफ ईयर्स में हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 12 से डिवाइड किया। तो दोनों में से कोई एक चीज़ तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, या तो इस परसेंटेज को आपको पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये मंथ को आपको ईयरली प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही वो चीज़ सही कैलकुलेट हुई वैसा। इसलिए हमने डिवाइड बाई 12 किया। तो जनरली परसेंटेज चेंज नहीं करते, वो ईयरली रखते हैं। आप ये ड्यूरेशन को चेंज कर दो, वो नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं। जैसे मान लो 18 मंथ्स होता या 24 मंथ्स होता, तो 24 मंथ्स को अपने बोलते हैं 2 ईयर्स, तो 24 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये वैसे ही हो गया, उस रीजन से हमने ऐसे कन्वर्ट किया। बोलो और कोई कंफ्यूजन किसी को, नोट कर लो। कोई छोटा सा भी पॉइंट हो आप पूछ लेना, तो बाद में फिर कैलकुलेट करते टाइम ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और रटने वाली चीज़ नहीं है ये। जैसे अभी इसका जो सेकंड एग्जांपल दिया था आपने 31 मार्च को ही खत्म हो रहा है, ठीक है, तो अगर अप्रैल को खत्म हो रहा है तो फिर
उसके जस्ट वो फिर आगे बढ़ गया तो फिर ये 31 मार्च 23 हो जाएगा, फिर तो वो कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा वैसे, सर ये बाइक को नंबर लिख देना एक साथ। क्योंकि सेक्शन में लिखा है, सेक्शन में 24B में उन्होंने बोला है कि ऐसी सिचुएशन में आपको पूरा डिडक्शन एट ए टाइम नहीं देंगे, 5 AY में डिवाइड करके देंगे, तो बिकॉज सेक्शन बोल रहा है तो अपने को वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, एक साथ क्लेम कर सकते हो लेकिन पूरा एक साथ नहीं। ठीक है, हाँ और कुछ लिख लो फिर बता दो। चलो आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद एक दो पॉइंट्स थियरी वाले दे रखे हैं नीचे, वो देख लो। सेकंड लास्ट पॉइंट बोला है, अगर आपने लेट पेमेंट किया, होता है ऐसा, EMI पे करने में डिले कर दिया, अब लेट पेमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्जेस वो सब पे करना पड़ेगा। अब इसका डिडक्शन भी मिलेगा क्या आपको यहाँ पे, लेट पेमेंट चार्जेस वो डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बोले ये तो आपकी गलती है ना, टाइमली पे कर देते तो प्रॉब्लम नहीं आता, तो हम इसका डिडक्शन आपको टैक्स लायबिलिटी में से क्यों देंगे, तो इम्प्लाइड है, वो क्लेम करने को नहीं मिलेगा। और लास्ट पॉइंट देखना, इसमें बोला है पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन ले लिया, इससे अच्छी तो स्कीम हो ही नहीं सकती है ना, घुमाते रहो पैसे और क्या। तो नए लोन पे फिर डिडक्शन मिलना कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, वो बात हो रही है। अब ये पुराना लोन नया लोन ऐसा फ्रॉड वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ये जनरली ना लोन ट्रांसफर करते टाइम ऐसा पॉइंट आता है। और सपोज जैसे मेरा ICICI बैंक में लोन चल रहा है, अब क्या होता है ना, डेटा हर चीज़ का अवेलेबल होता है मार्केट में, अब मेरा लोन ICICI में चल रहा है ना, ये बात HDFC और बजाज फाइनेंस वालों को पता है, कैसे पता चला मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको पता है। अब है ना, हर रोज़ फ़ोन कर करके वो बजाज फाइनेंस वाला तो दिमाग खाता ही रहता है, बोले सर लोन ट्रांसफ़र करवा लो। अब उसका फ़ोन कट करता हूँ तो भी डेली फ़ोन आता है, ब्लॉक लिस्ट में डालता हूँ दूसरे नंबर से फ़ोन करता है, सारे नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालता जाता हूँ, ऐड होती जाती है लिस्ट, तो उसके बाद SMS करता है। तो SMS डेली आता रहता है कि बजाज फाइनेंस में आप होम लोन ट्रांसफ़र करवा लो, तो जो आपका एग्जिस्टिंग रेट है उससे कम रेट पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिफरेंस इतना नॉमिनल होता है कि ट्रांसफ़र करवा के मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट सपोज अगर मैं ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ और वो अच्छा डिस्काउंट दे रहा है मुझे, तो उस सिचुएशन में फ़र्क क्या पड़ेगा, ICICI बैंक से मैं मेरे घर के पेपर लेके बजाज फाइनेंस वाले के वहाँ सबमिट कर दूंगा, और ICICI का मेरा जितना लोन आउटस्टैंडिंग है वो रीपे कौन करेगा, बजाज फाइनेंस वाला पे करेगा। तो एक्चुअली में ऐसा होता है, बजाज फाइनेंस वाला चेक बनाएगा ICICI बैंक के नाम का उतने अमाउंट का जो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है, तो वो चेक मैं वहाँ पे सबमिट करूंगा तो ICICI का पेमेंट आ गया, अब उसको फर्क पड़ता नहीं, वो मेरे होम लोन के जो प्रॉपर्टी पेपर्स है वो बजाज फाइनेंस के वहाँ ट्रांसफर कर देगा, और अब मेरा लोन ट्रांसफर हो गया एक तरीके से। तो इस सिचुएशन में पुराना लोन चुकाने के लिए मैंने नया लोन लिया, ऐसा भी तो बोला जा सकता है। तो अब नए लोन पे अगले महीने से EMI तो भरने ही वाला हूँ, तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन भी तो मुझे वैसे ही मिलता रहना चाहिए जैसे अभी तक चल रहा था। तो बोला इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जेन्युइन प्रोसीजर है, तो आप नई बैंक से लोन लेके पुराना वाला सेटल कर रहे हो तो उसका EMI पे करोगे, उसका इंटरेस्ट क्लेम कर लेना, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये लास्ट पॉइंट में बोल दिया, न्यू लोन और ओल्ड लोन वाली कंडीशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डेडिकेशन लेवल होता है पर इन लोगों का, आप सोचो हर रोज कोई फोन काट रहा है आपका, फिर भी आप उसको फोन कर रहे हो, है ना। तो पेशेंस लेवल भी तो चाहिए कि एक दिन तो मानेगा, मतलब मानने का दिन आएगा तब तक लोन पूरा रीपे हो चुका होगा, लेकिन वो डेली फोन करेगा। एक HDFC क्रेडिट कार्ड वाले और एक बजाज फाइनेंस के होम लोन वाले, मतलब कंसिस्टेंसी का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। आप कितना भी उनको मतलब डिनाई कर लो, उनका फ़ोन आएगा ही आएगा हर रोज़ नए नंबर से। इतने नंबर कहाँ से लाते हैं वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 24 वाली पूरी स्कीम यहाँ पे अपनी कंप्लीट है। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 25। अब छोटे छोटे सेक्शन से, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 25 में ये बोला, अगर आपने लोन बोरो किया इंडिया के बाहर से, हो सकता है आपके उतने कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, बड़ा घर बनाना है, बहुत सारे पैसे चाहिए, अंबानी का घर है वैसा कोई एकदम बड़ा सा घर बना रहे हो, अब उनको तो लोन पूरी दुनिया में कहीं से मिल सकता है, कोई भी बैंक मना नहीं करेगा। तो US के बैंक से, जापान के बैंक से, सिंगापुर के किसी बैंक से आपने लोन बोरो कर लिया। ऐसी सिचुएशन में जब आप उनको EMI पे करते हो, तो EMI पे करते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर ना TDS डिडक्ट करके पे करना है, क्योंकि फॉरेन बैंक इंडिया से इंटरेस्ट इनकम कमा रही है, तो एक्चुअली में वो इनकम टैक्सेबल है इंडिया में। अब फॉरेन बैंक वाला तो इंडिया में रिटर्न फाइल करने आएगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने TDS के रूल्स में ये बोल दिया कि जो EMI पे कर रहा है ना, पेयर को ध्यान रखना है कि उस पर टैक्स का पोर्शन इंडियन गवर्नमेंट के लिए पहले डिडक्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको अपने TDS बोलते हैं। अब अगर ये EMI पे करने वाला बंदा है, जो बोरोवर है, वो TDS डिडक्ट करना भूल गया, तो डिपार्टमेंट उसको फिर ये बोलेगा कि आपका ये इंटरेस्ट का डिडक्शन 24B में हम नहीं देंगे आपको, आपने हमारा ध्यान नहीं रखा, हमारा टैक्स का डिडक्शन करना भूल गए, अब वो सामने वाला हमें पैसे नहीं देगा, तो जब आपने हमारी मदद नहीं की हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन क्यों देंगे। तो टैक्स का डिडक्शन चाहिए तो TDS काटना मत भूलना। आया समझ में, इतनी कंडीशन है 25 में, एक ही पॉइंट है। नेक्स्ट 25A। 25A वाला जो सेक्शन है, इसमें बात हो रही है अनरियलाइज रेंट और अरियर ऑफ रेंट। सिंपल एग्जांपल,
आपके टेनेंट ने 2-4 साल पहले आपका रेंट का पैसा दिया नहीं था, आपने उसको निकाल दिया, प्रॉपर्टी खाली करके चला गया, तो तब तो आपका वो अनरियलाइज रेंट जो है वो डिडक्शन में चला गया होगा। इन शॉर्ट आपने उस पर कोई टैक्स पे नहीं किया। तो कल मैंने आपको नहीं बोला था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अपन ने कुछ बाकी रखा था, उसमें यही पॉइंट था अनरियलाइज रेंट, कि भाई मेरे टेनेंट ने मुझे रेंट पे ही नहीं किया तो मेरी इनकम ही नहीं हुई ना। तो जो ए आर अपने कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो ए आर इज आफ्टर कंसिडरिंग दैट अनरियलाइज रेंट। तो अगर मेरा पूरे साल का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1,50,000 था और उसमें से 25,000 मुझे मेरे टेनेंट ने पे नहीं किया, तो ए आर माना जाएगा 1,25,000 ओनली, और उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट के साथ, उस पर जीएवी फिर एनुअल वैल्यू वैसे कंप्यूटेशन होगा। तो इन शॉर्ट डिपार्टमेंट ने भी एग्री किया था कि अनरियलाइज रेंट है और टेनेंट ने सच में पैसे नहीं दिए, तो हम उसको आपकी इनकम में कंसिडर नहीं कर रहे, एआर का पार्ट नहीं मान रहे। लेकिन अब 4 साल बाद वो टेनेंट आया, उसका फ़ोन आया, बोले यार तब पैसे मैं दे नहीं पाया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पैसे नहीं थे, अब मुझे ऐसे पछतावा हो रहा है कि पैसे दे देने चाहिए थे, तो मैं आपके पैसे, आपको जो भी आपका सेटल करना था ड्यू, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। अब वो पैसे आप एक्सेप्ट करोगे उससे नहीं करोगे? आप बोलोगे छोड़ो यार, इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिल गया था, अब इतने साल पुरानी बात हो गई, जाने दो, ऐसा होगा? या बोलोगे भाई जितने आ रहे हैं आने दो, पैसे अपने ही तो हैं, ठीक है, भले आ तो रहे ना, इतने साल बाद आ रहे हैं तो क्या हो गया? तो अल्टीमेटली आपके लिए तो बेड डेट की रिकवरी हो गई है ना। अब ये बेड डेट की रिकवरी हो गई, इनकम टैक्स वालों को पता चला, तो वो आपसे टैक्स मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? वो बोलेंगे ना तब तो हमने आपको बेनिफिट दिया था क्योंकि एक्चुअल में आपका बेड डेट हुआ था, लेकिन जब बेड डेट रिकवर हुआ है तो अब तो टैक्सेबल होना चाहिए, तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सेक्शन 25A में क्लैरिफाई किया। लेकिन फिर आप भी बोलोगे सामने, बोले यार वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, अगर उसी साल में रेंट आ गया होता तो 24A माइनस होता ना इसमें से, तो डिडक्शन तो दे दो। डिपार्टमेंट भी बोलेगा भाई फेयर इनफ है, जब हम बेड डेट रिकवरी पर टैक्स लगा रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलना चाहिए ना एसएससी को। तो वो प्रोविजन भी यहाँ पे किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का 30% आप लेस कर सकते हो। तो आपके वो 25,000 जो डूब गए थे वो अब वापस आए हैं, तो 25,000 पूरे टैक्सेबल नहीं होंगे, 30% लेस हो जाएगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि उस साल में आ गए होते तभी भी यही कैलकुलेशन होता है। तो किसी का भी कोई अनड्यू एडवांटेज या किसी के ऊपर कोई हार्डशिप नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ की बात यहाँ पे की। चलो तो 25A पैकअप यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 26, बड़ा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट सेक्शन, फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है, आपको याद रखना, वैसा सेक्शन है। यहाँ बात हो रही है को ओनरशिप की। को ओनरशिप का मतलब एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर्स, जॉइंट ओनरशिप। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 25 लाख का लोन है, प्रॉपर्टी है, 30,000 रुपये EMI आ रहा है, तो लगभग 2 लाख रुपये इंटरेस्ट कॉस्ट हर साल का पे करना है, तो उसका डिडक्शन तो मिल जाता है। अब सपोज मैं महंगी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, डबल रेट, 50 लाख रुपये का लोन है, 9% का रेट है, 15 साल का EMI है, तो EMI भी तो महीने का 65,000 कुछ आ रहा होगा, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो डबल ही लग रहा होगा। तो पूरे साल का मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट समवेयर अराउंड 3,50,000 टू 4,50,000 के बीच में होगा। अब अगर ये प्रॉपर्टी मैंने अपने इंडिविजुअल नेम पे परचेज की तो मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट का कितना मिलेगा? 2 लाख, यही होगा। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर मैंने को ओनरशिप में, मैंने और मेरी वाइफ के नाम पे जॉइंट होल्डिंग में परचेज कर ली, तो हम दोनों को 2-2 लाख क्लेम करने को मिलेगा। ये सेक्शन 26 लीगली अलाउ करता है। तो सीधा आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन डबल हो गया, तो टैक्स सेविंग दोनों को मिलेगा, तो अच्छी बात है ना। अकेले के नाम पे लेता तो 2 ही लाख क्लेम कर पाता, ऊपर का सारा इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा वेस्ट चला जाता। लेकिन जॉइंट ओनरशिप में लूंगा तो जॉइंट अकाउंट से EMI पे करता जाऊंगा, आधा इंटरेस्ट कॉस्ट मैं क्लेम कर लूंगा, आधा मेरे वाइफ के अकाउंट में क्लेम कर लूंगा, दोनों की टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी और टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो अप टू 4 लाख रुपीज में क्लेम कर पाऊंगा, ये बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकली बहुत रेलेवेंट चीज़ है, और कभी अगर इन फ्यूचर आप उतने बड़े अमाउंट का लोन ले रहे हो और ऐसे प्रोविजंस है, तो आपके माइंड में क्लियर रहेगा कि हाँ को ओनरशिप का बेनिफिट रहेगा, टैक्स डिडक्शन डबल हो जाएगा। और लीगली वो अलाउ कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं है, उन्होंने बोला है कि आपको ओनरशिप होगी तो एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर है, दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाएगा और दोनों को डिडक्शन मिलेगा। तो उनको अगर ये नहीं देना होता तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते कि ऐसा नहीं होगा, और सामने से अलाउ कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, तो लीगल है ना, आप क्लेम कर सकते हो। बस 26 में ये पॉइंट है। और इसके बाद है 27 सेक्शन, ये मैंने आपको कल सेक्शन नंबर 22 में बताया था, असेसी मस्ट बी द ओनर इंक्लूडिंग डीम्ड ओनर। तो ये डीम्ड ओनर की बात हो रही है। डीम्ड का मतलब आप अपने आप को ओनर मानो या ना मानो, डिपार्टमेंट तो आपको ओनर की तरह ही ट्रीट करेगा, टैक्स आपसे वसूल करेगा। फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय असेसी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। आपने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी, पैसे भी नहीं लिए सामने। तो ये तो इनकम टैक्स वालों को क्लियर पता चल रही है, इनकम डाइवर्ट करने का तरीका हो गया कि उस प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट स्पाउस के अकाउंट में ट्रांसफर करना था या माइनर चाइल्ड के अकाउंट में ट्रांसफर करना था, इसलिए असेट फ्री में पास ऑन कर दी। तो बोला ऐसी सिचुएशन में तो क्लबिंग होगा, तो ओनर आप ही को माना जाएगा और वो रेंटल इनकम आप ही के अकाउंट में टैक्सेबल होगी। ये फर्स्ट पॉइंट था। बट इसके कुछ प्रोविजो है। प्रोविजो में पहला एग्जाम्पल बोला है, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ठीक है, तो ये तो सेटलमेंट वाला केस हो गया, डाइवोर्स या एलिमनी वाली बात हो गई। अब एक तो अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट,
तो एज अ कॉम्पनसेशन प्रॉपर्टी दे दी। अब उस प्रॉपर्टी के पैसे तो लिए नहीं होंगे ऑब्वियसली। अब उस प्रॉपर्टी से स्पाउस की कोई रेंटल इनकम हो और उस पर टैक्स भी मैं ही पे करूँ, तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, है ना? तो ऑब्वियसली गलत बात हो गई। प्रॉपर्टी दे दी भाई, अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अब प्रॉपर्टी आपकी है, रेंट आपका, टैक्स आप पे करो, मैं क्यों पे करूँगा? ये वो सिचुएशन है। तो इसलिए बोला है कि ये प्रोविजो में रखा, यहाँ पे डीम्ड ओनरशिप जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर। ये माइनर मैरिड डॉटर तो वैसे ही इलीगल हो गया ना, लेकिन उनको पता है पब्लिक सुनती का है, जो इलीगल है वो तो पहले करना है, तो ऑब्वियसली ऐसे केस होते रहते हैं। तो बोला माइनर मैरिड डॉटर को अगर प्रॉपर्टी फादर ने ट्रांसफर कर दी तो उससे होने वाली रेंटल इनकम फादर के अकाउंट में क्लब नहीं होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ब्रैकेट में आप लिख लो बालिका वधू, है ना, वही सिचुएशन है ना, माइनर मैरिड डॉटर, तो याद रहेगा। ओके, तो प्रोविजो नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट, बीइंग होल्डर ऑफ सच एन असेट विच इज इम्पार्टेबल। अभी इम्पार्टेबल असेट वाला क्या केस है वो देख लो। जैसे पहले के टाइम पे भी होता था, आजकल भी लोग कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी का, अब जैसे 3 भाई हैं, तीनों को रहना एक ही प्रेमाइसिस में, लेकिन फिर वही थोड़ा बहुत प्रिवेसी भी होनी चाहिए और थोड़ा प्रेमाइसिस में आसपास रह रहे हो तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो एक प्लॉट खरीद लिया, उसके ऊपर ना ऐसे 3 घर बना दिए, रो हाउस टाइप्स, कंपाउंड, पार्किंग एरिया, गार्डन, ये सब कॉमन है, और रहने के यूनिट्स तीनों के अलग अलग, तो वो एक कैंपस में भी रह रहे हैं, और एक प्रिवेसी वाला सिस्टम भी है कि सबका अपना अपना अलग अलग घर है, सबका बेडरूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, गेस्ट रूम अलग है, गेस्ट आ रहे हैं, तो वो फिर कॉमन घर नहीं है, वैसा हो गया। अब ऐसे ही आपने प्रेमाइसिस बना दी, तो 3 जो यूनिट्स बनाए वो तो इंडिविजुअली तीनों के नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन जो कॉमन एरिया है, पार्किंग का, गार्डन का, एंट्री एग्जिट का, वो कॉमन एरिया किसके नाम पे रहेगा? किसी एक के नाम पे रखे तो चलेगा, या वो भी तीनों के नाम पे रखना पड़ेगा? अब उसमें बंटवारा हो सकता है स्क्वायर फुट वाइज के, भाई इतना एरिया तेरा, इतना मेरा, वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पार्टेबल हो गया, वो एक कॉमन एरिया है जिसके तीनों मालिक है। हाँ, ऑन पेपर ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नाम देना है, ऐसा कुछ है, तो वहाँ तीनों में से किसी एक का नाम दे देते हैं, लेकिन वो सेल डीड के अंदर लिखा होता है, रजिस्ट्री के अंदर, कि भाई ये कॉमन प्लॉट है और ये तीनों लोग यूज कर सकते हैं इक्वली, लेकिन कन्वीनियंस के लिए किसी एक का नाम दे दिया है। दैट डज नॉट मीन कि वो अकेला ओनर हो गया, क्योंकि अकेले को ओनर बना दिया, कल को तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया तो जिसके नाम पे वो कॉमन एरिया है वो बाहर से गेट बंद कर देगा, बोले ये ज़मीन मेरी है, घर आपका है, जहाँ से जाना है जाओ, लेकिन यहाँ से एंट्री मत करना, हेलीकॉप्टर से उतरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एंट्री एग्जिट पार्किंग यूज़ नहीं कर सकते। बोले यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, एक्सेस तो देना पड़ेगा ना प्रीमाइसिस का। तो कॉमन एरिया वाले केस में इम्पार्टेबल असेट में भले नाम एक का लिखा है लेकिन ओनर तीनों माने जाएंगे, इसलिए बोला डीम्ड ओनरशिप। आए समझ में? अब आजकल ये सिचुएशन जो है वो अपने बंगलोज में अपने देखते हैं, कितनी बार लोग बंगलोज नहीं, ऐसे बिल्डिंग जैसे बंगलोज बना देते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ना पूरा पार्किंग एरिया, और फ्लोर वाइज सब फैमिलीज रह रही है घर में, तो बिल्डिंग जैसा ही कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इंडिविजुअल यूनिट सबको दे दिए, तो एक एक फ्लोर की रजिस्ट्री एक एक फैमिली मेंबर के नाम पे हो जाती है, बट नीचे ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट पार्किंग या ऐसा कुछ बनाया वो कॉमन रहता है, वो इम्पार्टेबल असेट में आ जाता है, किसी एक के नाम पे नहीं होगा, वैसा सारे उसमें डीम्ड ओनर माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट में बोला हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पुराना सिस्टम है, इसके अंदर ये होता है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको ना सेल डीड बना के नहीं देते थे, एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई आप इस सोसाइटी के मेंबर हो तो इसलिए आपको एक फ्लैट मिल रहा है, रजिस्ट्री या फ्लैट वाइज कोई ऐसा दस्तावेज या सेल डीड जैसा नहीं होता था। आज की डेट में प्रॉब्लम नहीं है, आज की डेट में तो बिल्डर आपको ना आपके फ्लैट की रजिस्ट्री आपके नाम पे करा के दे देगा, तो प्रॉब्लम आता नहीं। बट अगर ऐसा कुछ था, पुराना सिस्टम था, तो इसमें भले फ्लैट के आप होल्डर हो, शेयर सर्टिफिकेट है आपके पास, दस्तावेज नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज के लिए आप ही को ओनर माना जाएगा। प्रीमाइसिस में आप ही रह रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, तो बाय डिफॉल्ट है कि आप ही को यहाँ पे ओनर माना जाएगा वैसा। फोर्थ पॉइंट देखना, ये ग्रुप 2 वालों को समझ आएगा जल्दी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A। सिंपल सा मीनिंग है इसमें, मैंने आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया, आपने मुझे उसके पैसे दे दिए, ट्रांसफर कंप्लीट, नाउ यू आर द ओनर, मैं ओनर नहीं हूँ, भले रजिस्ट्री बाद में हो जाएगी तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो पोजीशन प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू ट्रांसफर, ये एक सिंपल कंडीशन यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। मैंने JIGL में आपको रजिस्ट्रेशन और स्टैंप में भी ये पॉइंट लिखवाया था, ये सेम सेक्शन है, पोजीशन प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू ट्रांसफर, आप लिख के रख सकते हो वहाँ पे तो ध्यान रहेगा, JIGL में पॉइंट आ चुका है, ठीक है, पोजीशन प्लस कंसिडरेशन दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर। तो रजिस्ट्री बाकी भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई ऐसा मान लेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है पावर ऑफ हैविंग द राइट इन अ प्रॉपर्टी, ये टेनेंट वाले राइट्स की बात हो रही है, थोड़ा खतरनाक पॉइंट है। अभी आपने देखा होगा आजकल लोग अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो 11 महीने का लीज अग्रीमेंट बनता है, पहले ऐसा नहीं होता था, 5 साल 10 साल का भी अग्रीमेंट बना लेते थे। अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर एक टेनेंट कंटिन्यूसली आपकी प्रॉपर्टी 12 साल या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर ले, तो उस टेनेंट के उस प्रॉपर्टी में कुछ इम्प्लाइड राइट क्रिएट हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि आप उसको उस प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकते,
किराया जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। अगर उसको निकालोगे तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा कि इतने टाइम से रह रहा है। तो ना आधे तो ओनर जैसे राइट्स आ जाते हैं उसके पास, फिर ओनर बेचारा टेंशन में घूम रहा होता है कि यार कब मेरी प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा कर लेगा और केस लड़ना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, और निकालना होगा तो अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। तो लोग 11-11 महीने का अग्रीमेंट करते हैं, नया अग्रीमेंट 5-10 दिन बाद का बना देते हैं, बीच में गैप आ जाता है। तो टेक्निकली अगर एक दिन का भी गैप आ गया तो आप कंटिन्यूस टेनेंसी में नहीं हो, फिर वैसा हो गया। तो इसलिए 11 मंथ्स के जो लीज अग्रीमेंट बनते हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पॉइंट ये कि अगर ऐसा प्रॉब्लम कहीं आ गया और कोई टेनेंट ओनरशिप जैसे राइट्स क्लेम कर रहा है तो फिर उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा जब टैक्स वसूल करना होगा। आया समझ में? फिर आप सारा फायदा नहीं उठा सकते। जब टैक्स वसूल करने की बात आई तो बोल रहा है भाई मैं तो टेनेंट हूँ, ओनर से मांगो, और बाकी राइट्स यूज करने की बात आई बोले मैं ही ओनर हूँ। ऐसा नहीं होगा। फिर अगर आप टेनेंट होने के बाद भी ओनरशिप वाले राइट्स क्लेम कर रहे हो तो फिर उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई टैक्स पे करने की बात आती है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो डीम्ड ओनर में आपको काउंट कर सकते हैं। वैसा ये प्रॉब्लम अब कम हो गया, लेकिन पहले के टाइम पे काफी होता था। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट वाली सिचुएशन में बहुत इजी है, और ये भी प्रैक्टिकली आपने खुद भी कभी देखा होगा या सुना होगा। अब जैसे कोई फ्लैट लेट आउट करना है, ठीक है, तो एक फ्लैट मुझे लेट आउट करना है जो नेकेड फ्लैट है, कोई फर्नीचर नहीं है उसमें, ठीक है, और आप फ्लैट रेंट पे लेना चाहते हो। अब इसका एक रेंट फिक्स कर दिया मैंने 15,000 मंथली। तो इसमें क्या होगा, आपको फर्नीचर सब चीज़ें सेटअप खुद से करनी पड़ेंगी, किचन के अप्लायंसेज एंड ऑल सब लगाना पड़ेगा। तो उसमें टेनेंट का भी तो खर्चा हो जाएगा, फ्लैट तो खाली है पूरा। उसके बदले आपको एक ऐसा फ्लैट मिल रहा है जिसमें पूरा फर्नीचर लगा हुआ है, आपको सिर्फ अपने कपड़े लेके रहने आना है, बाकी सोफा फ्रिज टीवी सब कुछ है। तो कंपेरेटिवली ये कन्वीनियंट हो गया ना, ये सारी चीज़ें आपको फिक्स एक्सपेंस करना नहीं पड़ेगा। अब ये जो दूसरा फ्लैट है इसका ओनर आपसे कितना रेंट मांगेगा, 15,000 ही मांगेगा, कुछ ज़्यादा मांगेगा, ज़्यादा ही मांगेगा, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किया जा रहा है ये या टुगेदर इस अमाउंट को हम बोलेंगे कॉम्पोजिट रेंट। सपोज वो बोल रहा है 15 के बदले में 19,000 लूंगा, क्योंकि फर्नीचर भी तो आपको रेडी मिल रहा है ना यूज करने को। ये 19,000 क्या हो गया, कॉम्पोजिट रेंट हो गया। कॉम्पोजिट का मतलब इसमें लेट आउट करने के चार्जेस भी हैं, और असेट जो मैंने आपको लेट आउट कर दी, पूरा फर्नीचर यूज करने को दे दिया, उसका रेंट भी है। अब अगर ये अमाउंट डिविजिबल है, मैंने आपको बोल दिया कि 19,000 रेंट है, 15,000 प्रॉपर्टी का और 4,000 असेट्स का, डिवाइड कर दिया, तो टैक्सेबिलिटी ये दोनों अमाउंट की अलग अलग हेड में होगी। 15,000 विल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी एंड 4,000 विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। और मैंने बोला यार ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, रेंट है 19,000 और ये फुल एंड फाइनल है, इसमें प्रॉपर्टी का अलग असेट का अलग, ऐसा कोई बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ये पूरा 19,000 का रेंट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा, अदर सोर्सेज में होगा। ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन अवेलेबल नहीं है। कॉम्पोजिट रेंट है, अगर डिविजिबल है तो जितना लेटिंग आउट के लिए है उतना एचपी में, बाकी अदर सोर्सेज में। डिविजिबल नहीं है तो पूरा अदर सोर्सेज में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेक्शन में बोला हुआ है, अपने को उसको फॉलो करना है वैसा, ठीक है। तो ये असेट्स वाली बात हो गई। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, मैं आपको प्रीमाइसिस के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो जैसे लिफ्टमैन है, वॉचमैन है, हाउस में केयर टेकर है, मेड है, ये सब सर्विसेज मेरी तरफ से और रेंट में इंक्लूडेड। तो उसमें भी वही सेम लॉजिक लगेगा। कंबाइंड रेंट है, डिविजिबल नहीं है तो अदर सोर्सेज, डिविजिबल है प्रॉपर्टी प्लस सर्विसेज, तो जितना प्रॉपर्टी को रिलेट करता है उतना हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी का सारा अदर सोर्सेज। क्लियर? तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे रहे। तो ये कॉम्पोजिट रेंट वाली बात यहाँ पे हो गई। आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट कंडीशन पूछेंगे, बस टैक्सेबिलिटी कहाँ हो रही है वो बताना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट इसका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इसमें एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर आपने फॉरेन कंट्री में कहीं पे कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि रेंट आपको मिल रहा है वहाँ से, लेकिन वो रेंट फॉरेन करेंसी में होगा, डॉलर में होगा, पाउंड्स में हो सकता है। तो इंडिया में जब आप वो पैसा चार्ज करोगे तो उसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस। तो बोला कन्वर्जन रेट कौन सा यूज करे, तो उसकी कंडीशन यहाँ पे बताइए। इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टीटी बाइंग रेट करके बोला जाता है, उसमें मेंशन किया हुआ है, दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। दो रेट होते हैं, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। करेंसी खरीदनी हो तो क्या रेट, बेचना हो तो क्या रेट, तो उसमें बाइंग रेट फॉलो होगा। और ये कौन सी डेट का रेफरेंस लेना है, तो बोला आपके प्रीवियस ईयर की 31 मार्च, लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। उस दिन जो भी टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट चल रहा होगा, या तो एसबीआई बैंक का स्टैंडर्ड रेट यूज कर लेते हैं, या फिर आरबीआई को अलग से रेट डिफाइन करती हो तो वो अपने यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन पर्पस। बाकी पूरा कैलकुलेशन जो है वो सारे सेक्शन सेम ही रहने वाले, जैसे अपन ने पीछे देखे, उसमें कोई चेंज नहीं। बस पूरा सम डॉलर में गिनो, लास्ट में रुपये में कन्वर्ट कर दो, उतना एक स्टेप एक्स्ट्रा रहता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब कुछ और थियरी बची है और इलस्ट्रेशंस मुझे आपको कराने, तो वो मैं कल कंप्लीट कराऊंगा, एक सेशन इसके लिए चाहिए। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट कल हो जाएगा, फिर बाकी के एमसीक्यूज भी आप कंप्लीट कर पाओगे। आगे आपको जो एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं ना, इसमें फर्स्ट हाफ अगेन थियरी वाला है, वो तो आज ही स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रोविजन तो मैंने सारे बता ही दिए, तो आराम से वो कवर अप हो सकते हैं।
इसका डाउट सॉल्विंग जो एमसीक्यूज का मैं पूरा आपको मंडे को करवाऊंगा, टारगेट ले लेना। अराउंड 100 एमसीक्यू या 101 एमसीक्यू है। तो स्टार्टिंग के 40-45 तो थियरी बेस्ड है, पीछे कैलकुलेशन वाले। तो थियरी वाले आज कल में कंप्लीट कर लो, और बाकी कल मैं इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल वाले बन जाएंगे। तो मंडे तक अपने इसको डाउट सॉल्विंग के साथ पैकअप कर